अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिसीजन मेकिंग के एरिया पे बात शुरू हुई थी और उसमें कल हमने अपना पहला डिसीजन मेकिंग का सिनेरियो वन लिमिटिंग फैक्टर अगर हो तो फिर हम मल्टी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाते हैं। मल्टी प्रोडक्ट्स एक लिमिटिंग फैक्टर होने की वजह से हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते तमाम प्रोडक्ट्स की, तो फिर हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है कि किस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पे बनाया जाए और किन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो हम रिसोर्स ना होने की वजह से पूरी नहीं कर पा रहे उसको छोड़ा जाए। तो उसके लिए हमने सिनेरियो आइडेंटिफाई करने के बाद ये 6 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, जिनकी मदद से हमने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना सीखा था। और एक इलस्ट्रेशन 6 में हमसे मज़ीद कहा गया था जो प्लान आप रिकमेंड कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन प्लान आप रिकमेंड कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट भी मैयर करके बताइए। तो हमने वो भी मैयर करके दिखाया था और मैंने आपको यहाँ पे तवज्जो दिला दी थी कि हम प्रोडक्शन प्लान बना रहे होते हैं जहाँ पे सेल्स अवेलेबल है और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की फिगर अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन ली जाती हैं। लेकिन जहाँ पे हमें सेल्स के साथ ओपनिंग क्लोजिंग प्रोडक्शन भी अवेलेबल हो तो डिमांड वुड मीन प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमने सेल्स डिमांड का प्लान नहीं बना देना होता जो हम स्टेप नंबर 6 करते हैं ना। स्टेप नंबर 6 में हम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट का प्लान बनाते हैं। तो जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल ना हो सेल्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन ली जाती है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल हो तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वहाँ से प्रोडक्शन निकलती है। फिर उसका प्लान बनाया जाता है कि भाई इतने यूनिट्स ए, इतने बी, इतने सी के हमने बनाने हैं, तो किसको हमें रैंकिंग के मुताबिक पहले बनाना है। जी, कोई सवाल कल के लेक्चर से जो इलस्ट्रेशन की, जो स्टेप्स डिस्कस किए हमने, उनमें कोई इशू? अच्छा, एक छोटा सा डिसीजन है मेक और बाय, या जिसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, ये एक प्रोडक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। एक ही बात है, मतलब एक प्रोडक्ट के 3 कंपोनेंट्स, मतलब 3 प्रोडक्ट्स होगी, 3 यूनिट्स हो गए, या 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ABC होगी, एक ही बात है। तो आप 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या 3 कंपोनेंट्स बना रहे हैं, आपको कोई वेंडर सप्लायर अप्रोच करे कि भैया जो कंपोनेंट है आप बनाते हो हमसे खरीद लो, हम आपको 2 रुपये के हिसाब से दे देंगे। अब आपको फैसला करना होता है कि क्या मुझे खुद ही बनाते रहना चाहिए या आउटसोर्स कर देना चाहिए। तो असूल बड़ा सीधा है, जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे जाओगे। अगर खुद बनाने में फ़ायदा है तो बनाते रहो, अगर आउटसोर्स करने में फ़ायदा है तो बनाना बंद करो, आउटसोर्स कर दो। हाउ टू टेक दैट डिसीजन, ये फैसला कैसे किया जाए जब हमें आउटसोर्सिंग के लिए कोई पार्टी अप्रोच करे। अच्छा, आउटसोर्सिंग के लिए याद रखिएगा, आउटसोर्सिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं होती, आउटसोर्सिंग सर्विसेज की भी होती है। जैसे हमारे प्रोफेशन में, CA के प्रोफेशन में कुछ कंपनीज होती हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर देती हैं कि जी हम अपना डिपार्टमेंट नहीं चलाते, एक CA फर्म हमारा अकाउंटिंग का काम कर दे आके, हमसे पैसे ले ले। कुछ मिल्स, टेक्सटाइल की, शुगर की मिल्स अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर देती हैं। मतलब उनके पास ऑप्शन होती है, चाहे तो खुद इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना लें, लेकिन वो क्या करते हैं जी, अपना ऑडिट डिपार्टमेंट बंद किया और CA फर्म से किसी कहा जी आप हमारा इंटरनल ऑडिट कर दें। दिस इज आल्सो आउटसोर्सिंग। ये सर्विसेज की आउटसोर्सिंग है कि अपना इन हाउस काम ना किया जाए, बाहर किसी सप्लायर से या सर्विस प्रोवाइडर से कहा जाए ये काम आप हमारे बिहाफ पे कर दें, और ये हम तभी करेंगे जब हमें फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, तो ये फैसला कैसे किया जाता है? ये फैसला करने के लिए व्हेनेवर वी आर फेस्ड विद आउटसोर्सिंग डिसीजन कि अपना काम बंद करके बाहर से काम करवाया जाए, वो प्रोडक्ट बनाने का है, वो सर्विस का है, हम कंपैरिजन करेंगे 2 वैल्यूज का। एक, द कॉस्ट दैट वुड बी सेव्ड इफ वर्क इज आउटसोर्स या सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर काम आउटसोर्स कर दिया जाए तो हमें बचत क्या होगी, ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इस वैल्यू में क्या क्या शामिल होता है? एक वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द जॉब और दूसरी एट्रीब्यूटेबल या अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। हमने कहा जी सबसे पहले आप मेजर करो कि हम अपना काम अगर बंद कर दें, जैसे मैं बात कर रहा था इस कैप के ये यूनिट कंपोनेंट की, इस मार्कर के इस कंपोनेंट की, हमें वेंडर ने कहा ये मुझसे खरीद लो। तो मैंने कहा जी मुझे पहले देखना है अगर ये मैं बनाना बंद करूं तो मुझे कॉस्ट में बचत कितनी होगी इन हाउस। कौन कौन सी कॉस्ट मेजर करूंगा? वेरिएबल प्लस एट्रीब्यूटेबल या अवॉइडेबल। इसको बंद करने से इसकी वेरिएबल कॉस्ट तो सारी बच जाएंगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है कि काम है तो कॉस्ट है, काम बंद तो कॉस्ट खत्म। वेरिएबल कॉस्ट तो सारी अवॉइडेबल होती हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट कुछ अवॉइडेबल होंगी, कुछ नहीं होंगी। इस पर हम बात पहले कर चुके में हैं। तो जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है वो आइडेंटिफाई कीजिए। इसको बंद करने से फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी अवॉइड होंगी?
मेरी वेरिएबल कॉस्ट सेव होंगी, मेरी फिक्स कॉस्ट सेव होंगी। इसको कंपेयर किससे करना है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, बाहर पार्टी को पैसे कितने देने पड़ेंगे, बचत कितनी होगी बंद करने से, बाहर पेमेंट कितनी करनी है। इन दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। असूल बड़ा सीधा सा बन जाता है भाई। अगर बचत हो रही है 100 रुपया और बाहर देने 80 रुपये, तो क्या डिसीजन है? आउटसोर्स कर दो। बचत हो रही है 100 रुपया लेकिन बाहर देने पड़े 120 रुपये, इसका मतलब आउटसोर्स नहीं करो। बड़ा सीधा सा असूल है, ठीक है। आउटसोर्स करना या नहीं करना, आप देखोगे भाई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आउटसोर्सिंग में फायदा है ज्यादा तो आप कहोगे आउटसोर्सिंग कर दो। आउटसोर्सिंग में फायदा कम नुकसान ज्यादा है, आप कहोगे आउटसोर्सिंग ना करो। और ये फायदा नुकसान कैसे मेजर करना है? यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। मैंने आपको कल एक बात कही थी कि आपको डिसीजन मेकिंग का सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या, मतलब हमें क्या डिसीजन लेने को कहा जा रहा है। लेट्स अज्यूम हमने सवाल पढ़ा, हमें पता लगा हमें आउटसोर्सिंग डिसीजन लेने के बारे में बात की जा रही है। देन वी मस्ट रिकॉल दिस प्रिंसिपल कि भाई जब भी आउटसोर्सिंग डिसीजन लेना होता है तो वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2 इनको कंपेयर किया जाता है। ये असूल आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आपको पता लगा आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन है, ये असूल आपके दिमाग में आना चाहिए और फिर आप क्वेश्चन में से इन वैल्यूज को ढूंढते हो। इन वैल्यूज को ढूंढ के कंपेयर किया और फैसला दे दिया। इसके लिए हमारे पास छोटी छोटी सी 1-2 एक्टिविटीज़ हैं, इलस्ट्रेशन हैं, इनको देखते हैं, जिसमें इस असूल की एप्लीकेशन को देखेंगे हम, फिर आगे चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 रिक्वायरमेंट है डिटरमिन वेदर एनी ऑफ द कंपोनेंट्स शुड बी बॉट इन फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर। WXYZ इनमें से कोई भी कंपोनेंट हमें बाहर से एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदना चाहिए। अच्छा जी, इसमें डाटा है रिजवान लिमिटेड का, मेक्स 4 कंपोनेंट WXY and Z and the associated costs are as follows। एनुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम चारों प्रोडक्ट्स का क्या है? यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एनुअल फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अवॉइडेबल, एक ही बात है, ठीक है। एंड यूनिट प्राइस ऑफ एक्सटर्नल सप्लायर। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की डेफिनेशन उसने नीचे दे दी है, इलस्ट्रेशन है इसलिए दी गई है, अदरवाइज एग्जाम लेवल क्वेश्चन में ये डेफिनेशन नहीं दी जाती, ठीक है। ये चूंकि इलस्ट्रेशन है आपको सिखाने के लिए लिख दिया गया है। यहां पे एक और इंफॉर्मेशन भी हो सकती थी, एनुअल फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड इन ईच प्रोडक्ट। 4000, 6000, 2000, 8000 वो भी हो सकता था, एट्रीब्यूटेबल है। इसके अलावा एक और भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी, एक एडिशनल लाइन हो सकती थी, एनुअल फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड। हमें पता होना चाहिए जो एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट होती है वो अवॉइडेबल नहीं है, वो प्रोडक्ट बंद होने से बंद नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको मिसाल दी हुई है कि हॉस्टल में 4 बच्चे रह रहे हैं, कमरे में 4 बच्चे रह रहे हैं, 10,000 किराया है, 2,500 शेयर हो रहा है, तो हम कहते हैं जी 2,500 हर बच्चे में किराया चार्ज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। एक बच्चा चला जाएगा तो किराया कम हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब तकसीम है, एक डिपार्टमेंट बंद होने से वो तकसीम बदलती है, खर्चा कम नहीं होता, ठीक है। 4 लोगों में किराया तकसीम हो रहा है, एक बंदा निकल जाएगा तो किराया कम नहीं होगा, किराया वहीं का वहीं खड़ा है। अब होगा क्या, 10,000 का किराया बाकी 3 लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएगा। किराया का बर्डन जो पॉकेट पे है दैट विल नॉट चेंज, वो 10 का 10,000 ही रहने वाला है। बंदे 4 रह रहे हैं, बंदे 3 रह रहे हैं, बंदे 2 रह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे भी जो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है वो अवॉइडेबल है, जो एब्जॉर्ब्ड होगी, जो चार्ज होगी वो अनअवॉइडेबल है, वो किसी काम के बंद होने से वो कॉस्ट नहीं रुकती। अच्छा जी, अब हमें फैसला करना है कि इनमें से हमें कौन सी प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट अगर आउटसोर्स करनी है तो वो कौन सी है, कोई प्रोडक्ट आउटसोर्स करनी है तो वो कौन सी है। हमने असूल पढ़ा है कि हम कंपेयर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट को, ये हमारी सेविंग होती है। अगर हम बंद करेंगे ये कॉस्ट हमारी बचेगी और ये हमें उसके बदले कॉस्ट पे करनी पड़ेगी बाहर से खरीदने में। मसला क्या है, ये भी पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, ये पर यूनिट नहीं है, ये सालाना है। तो कंपैरिजन तो लाइक विद लाइक ही होता है ना भाई। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इन दोनों को भी सालाना बना लूं, कैसे बनाऊंगा, इससे ज़रब देके, या इसको भी पर यूनिट कर लूं, कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो लाइक विद लाइक, दोनों तरीकों से काम एक ही होगा। तो मुझे लगता है एक वैल्यू को चेंज करना आसान है, इसको पर यूनिट बना लो, बजाय के 2 को बदलूं, एक को बदलना आसान है। तो हमने असूल पढ़ा भी कि हम हर प्रोडक्ट के लिए WXYZ
Y एंड Z। हमने असूल पढ़ा है कि हम वेरिएबल कॉस्ट और एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट को लेंगे, ये हमें मिलेगी यहां से टोटल सेविंग इन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स करने में हमें फायदा कितना है, और इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, और फिर हम नेट देखेंगे हमें कॉस्ट पड़ रही है या सेविंग मिल रही है, उसके हिसाब से फैसला करेंगे। अगर तो नेट में सेविंग है तो हम कहेंगे आउटसोर्सिंग कर देनी चाहिए, नेट में कॉस्ट है तो हम कहेंगे आउटसोर्सिंग ना करो। ये सारा डाटा हम पर यूनिट, ये सारा डाटा हम वैल्यू पर यूनिट में मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी। वैल्यू पर यूनिट में ये सारा डाटा मेजर करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, WXYZ 28, 26, 30, 32। Attributable fixed cost per unit 6,000 by 3,000 2। Next 24,000 by 6,000 4। Next 30,000 divided with 10,000 3। And the last one is 28,000 divided with 14,000 2। लीजिए जी, टोटल कर लीजिए यहां से, ये बना 30, 30, 33, 34। अब देखिए कॉस्ट पर यूनिट आउटसोर्सिंग में आपका ऑफर हो रही है 24, 32, 40, 48। लीजिए जी, इधर हमें सेविंग है 6 रुपये की, 2 रुपये का नुकसान, 7 रुपये का नुकसान, 14 का नुकसान। हमने असूल क्या पढ़ा है कि ये बेनिफिट है आउटसोर्सिंग का, ये खर्चा है आउटसोर्सिंग में। जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है सिर्फ वही ऑप्शन हमारे लिए फीजेबल है आउटसोर्स करना। हमारे लिए सिर्फ W को आउटसोर्स करना में फ़ायदा है। ओनली W शुड बी आउटसोर्स, हमारा फैसला है ओनली W शुड बी आउटसोर्स। असूल मैं फिर बता दूं, पहला स्टेप है क्वेश्चन पढ़ के सिनेरियो आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप है, स्टेप्स आपको याद होने चाहिए सिनेरियो के। सिनेरियो के स्टेप्स आपको याद होने चाहिए और उन स्टेप्स को हमने परफॉर्म करना है टू रीच द डिसीजन। जी, एनी क्वेश्चन? जी जनाब, कोई सवाल? हमने मेक और बाय डिसीजन के स्टेप्स को पढ़ा यहाँ पे जनाब, क्या वैल्यूज़ हमें कंपेयर करनी है और उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना यहाँ पे सीखा। मैंने आपको बता दिया कि आप चाहो तो एनुअल बेसिस पे कंपैरिजन कर लो सारी वैल्यूज़ का, चाहो तो पर यूनिट बेसिस पे कर लो, जैसे वर्केबल है। इस केस में दोनों ऑप्शन हमारे पास थी, तो हमने देखा पर यूनिट पे करना हमें ज़्यादा एफिशिएंट था, हमने पर यूनिट बेसिस पे कंपैरिजन करके डिसीजन दिया। एनी क्वेश्चन? हाँ जी बोलो भाई। तो फिर आओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे, उसमें देखते हैं यही कॉन्सेप्ट, वहाँ पे भी अप्लाई करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन 9 पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। ये सर्विस की आउटसोर्सिंग है जी। अच्छा, ये कहानी पहले थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे। हमसे मांगा यही गया, स्ट्रिक्टली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स डिटरमिन दैट शुड सगीर लिमिटेड आउटसोर्स इट्स प्रेस कटिंग वर्क। क्या सगीर लिमिटेड को प्रेस कटिंग वर्क आउटसोर्स करना चाहिए? ये कहानी प्रेस कटिंग वर्क होता क्या है आजकल, तो इतनी क्या मुझे लगता है बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होगी हुई है ये एक्टिविटी।
लेकिन आज से कोई 25-30 साल पहले चले जाओ, 40 साल पहले चले जाओ, तो बड़ी एक रेगुलर फीचर होता था कि जब प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होता था, प्रिंट मीडिया मतलब अखबार, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में थे, छपते थे, लोग पढ़ते थे इनको फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर एंटरटेनमेंट। तो उस दौर में अच्छे बिजनेसेस जो होते थे उनकी एक प्रैक्टिस होती थी, एक उनकी एक गुड प्रैक्टिस होती थी कि उन्होंने तमाम लीडिंग अखबार और मैगज़ीन्स जो उनके बिजनेस से रिलेटेड होते थे उनको उनकी सब्सक्रिप्शन दी होती थी ताकि पीरियडिकली, मंथली या क्वार्टरली उनके ऑफिस में वो डिलीवर हो। फिर एक स्टाफ मेंबर की जिम्मेदारी होती थी कि वो उन अखबारों को और मैगज़ीन्स को जैसे जैसे आएँ उनको पढ़े और उनमें से जो कंपनी से रिलेटेड हमारी या हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो ख़बरें हैं या हमारे कंपेटिटर से रिलेटेड जो ख़बरें हैं उनको कट की जाए और उनकी एक लाइब्रेरी बनाई जाए कि हमारी कंपनी से रिलेटेड ख़बर अखबार में क्या छपी, हमारी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड अखबार में क्या खबर छपी, हमारे कंपेटिटर हैं उनसे रिलेटेड अच्छी या बुरी खबर अखबार में क्या छपी, ताकि एक लाइब्रेरी हमारी मेंटेन हो, हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंपेटिटर से रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल हो, ताकि हम उसकी बेस पे कभी हम फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना चाहें तो अच्छा डिसीजन ले सकें। ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती थी। तो ये उसी प्रैक्टिस से रिलेटेड एक एक्टिविटी है जिस पे ये सवाल बना हुआ है। इसको प्रेस कटिंग कहा जाता था, प्रेस कटिंग वर्क कहा जाता था। तो ये प्रेस कटिंग वर्क को आउटसोर्स करने की बात हो रही है। तो अब कहानी पढ़ते हैं, आई होप कि अब आपको कहानी समझ आएगी, क्योंकि अनकॉमन प्रैक्टिस है, अब नहीं एग्जिस्ट करती विद द डिजिटल एज जिसमें हम जी रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले आपको बैकग्राउंड दे दूं। सगीर लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू यूज द सर्विसेज ऑफ अ प्रेस कटिंग एजेंसी। एट द मोमेंट press cuttings are collected by a junior member of the marketing department who is also responsible for the office administration, including filing, travel bookings, a small amount of proofreading and making the tea. एक मार्केटिंग का जूनियर ऑफिसर जो मल्टीपल काम करता है उसको आपने प्रेस कटिंग की जिम्मेदारी भी दी हुई है। द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉइंग दिस पर्सन 4,80,000, उस बंदे की सालाना तनख्वाह 4,80,000 है। There is a concern that the ability of this person to produce a comprehensive file of cutting is limited by the time available. प्रॉब्लम आ रहा है कि इस बंदे के पास टाइम शायद कम होता है, जिसकी वजह से हमारी फाइल कंप्रीहेंसिव नहीं बन पाती, कोई खबरें मिस हो जाती हैं। तो इससे परेशानी है थोड़ी कंपनी में। बंदे से पूछा गया, he has calculated that he needs to spend about 2 hours of his 7.5 hour day simply reading the national and trade press, but usually has only about 5 hours a week for this job. कहते जी मुझसे अगर काम ठीक करवाना है रोज के 2 घंटे दीजिए मुझे आप, फिर मैं काम ठीक कर पाऊंगा। उसने एडमिट किया जी काम में खराबी है, बट उस खराबी की वजह है कि मुझे रोज के 2 घंटे चाहिए अखबार और मैगजीन पढ़ने के लिए, तभी मैं खबरें आइडेंटिफाई कर पाऊंगा अच्छी तरह, लेकिन मुझे हम मिलते हैं हफ्ते में 5 घंटे। तो ये इशू एक आइडेंटिफाई हुआ। प्रेस सब्सक्रिप्शन करंटली कॉस्ट 25,000 पर एनम। अखबारों और मैगजीन की जो सब्सक्रिप्शन सालाना फीस दे रहे हैं वो 25,000 है, एनुअली एडवांस में पे की जाती है। अच्छा, काम चलता कैसे है? असिस्टेंट मेक्स यूज ऑफ स्मॉल माइक्रोचिप डिवाइस फॉर स्टोरिंग कटिंग। द कटिंग्स आर सेंट टू अ स्पेशलिस्ट फर्म वंस अ मंथ टू बी पुट ऑन टू माइक्रोचिप। सगीर पेज 3500 ईच मंथ फॉर दिस सर्विस। The microchip reader is leased at a cost of 2500 per calendar month. The lease has another 27 months to run. ये स्टाफ मेंबर प्रेस कटिंग करता है और इसके बाद एक माइक्रोचिप है, मंथली माइक्रोचिप और प्रेस कटिंग्स ये एक फर्म को, कंप्यूटर फर्म को भेजी जाती है, जो कि गालबन इसको स्कैन करके लाइब्रेरी की शेप में उस माइक्रोचिप पे सेव कर देता है और कंपनी को वापस आ जाती है माइक्रोचिप। हर महीने की प्रेस कटिंग्स उसमें स्कैन एंड सेव होके। सर्विस मंथली पे किया जा रहा है इस काम का 3500, और फिर उस चिप को रीड करने के लिए कंपनी के पास एक रीडर पड़ा हुआ है। जब कंपनी ने डाटा रिट्रीव करने हैं तो जनाब इस रीडर जो कि 2500 पर मंथ किराए पे लिया हुआ है हमने, उसमें डाल के हम इसको रीडर्स से पढ़ लेते हैं डाटा को। अच्छा जी, अब ये तो कहानी थी हमारे पास हो क्या रहा है। अब आगे कहानी क्या है? कटिंग सर्विस एजेंसी हैज प्रपोज्ड एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 55,000. Several existing users have confirmed their satisfaction with the service they receive. एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी ये सारा काम मुझसे 55,000 में करवा लें, ये आप जो
प्रेस कटिंग वर्क है, इसको मुझे आउटसोर्स कीजिए, 55,000 सालाना ले लीजिए मुझसे। हमसे पूछा जा रहा है क्या फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे बताइए क्या हमें आउटसोर्सिंग करना चाहिए प्रेस कटिंग वर्क। आउटसोर्सिंग का सवाल है, हमें यहां से पता लग गया। आउटसोर्सिंग के असूल हमें रिकॉल करना है। क्या है असूल जनाब? कॉस्ट सेविंग दैट विल बी अचीव्ड इफ वर्क इज आउटसोर्स, ये मेजर करना है, एंड कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग मेजर करना है। अच्छा, इस सवाल में तो मैंने कहा था ये कंपैरिजन हम पर यूनिट करें या एनुअल करें दोनों वर्केबल है, लेकिन इस केस में यहां पे पर यूनिट वाली कहानी तो है ही नहीं, ये तो सर्विस की बात है, ये सालाना कॉस्ट में ही मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने हर क्वेश्चन को देखना होगा बेटा, को रटा नहीं है कभी पर यूनिट ही करना होता है या सालाना ही करना होता है, आपको सवाल को देखना पड़ेगा। इसमें दोनों तरीके हो सकते हैं, प्रोडक्ट है पर यूनिट भी बना सकते हो, सालाना भी कर सकते हो, एक ही डिसीजन आएगा डब्ल्यू आउटसोर्स होना चाहिए। लेकिन यहां पे सर्विस है, पर यूनिट की बात नहीं हो रही, तो यहां पे सालाना डाटा ही बनाया जा सकता है। अच्छा जी, हमने कंपेयर करना है सेविंग, इलस्ट्रेशन नंबर है हमारी 9 कि सेविंग हमारी क्या है और इसके बाद हमारी कॉस्ट क्या है, और ये डाटा हम सारा एनुअल बेसिस पे मेजर करेंगे। अच्छा, एनुअल कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग तो सीधी सीधी गिवन है जी 55,000। सेविंग हमें क्या होगी अगर हम आउटसोर्स करेंगे, उसको मेजर कर लेते हैं। सेविंग हमें क्या होगी उसको हम मेजर कर लेते हैं। जी, यहां से शुरू होते हैं जी। काम जितना शुरू किया, काम के सारे खर्चे उसने बताए हमारे क्या क्या खर्चे लग रहे हैं, तो हम देख लेते हैं बंद करने में से इनसे क्या क्या बचेगा। अगर हम अपना प्रेस कटिंग वर्क बंद कर देंगे, विल दिस सैलरी बी सेव्ड फुली ऑफ इन पार्ट, पूरी या पार्ट में बचत होगी इसकी? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है कि भाई प्रेस कटिंग कम करोगे तो तनख्वाह कम हो जाएगी, प्रेस कटिंग कम करोगे तो 20% तनख्वाह काट सकोगे, प्रेस कटिंग कम करोगे तो आधी तनख्वाह काट सकोगे? कहां लिखा है? फिर एक्सप्लॉयटेशन करनी है, जुल्म करना है तुमने उस बंदे पे। जब एग्रीमेंट ही नहीं है तनख्वाह काटने का तो क्यों काटोगे भाई? उसको आप 4,80,000 सालाना तनख्वाह दे रहे हो, परमानेंट लेबर है भाई, परमानेंट लेबर है। कोई कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज यहां नजर नहीं आ रही जिसमें उसने लिखा होता ना कि भाई ये प्रेस कटिंग काम कम करोगे तो तनख्वाह 80,000 कम से कर सकते हम सालाना, तो फिर ले लेते भाई, कॉस्ट बच गई हमारी। यहां पे ऐसा कोई जुमला लिखा नहीं हुआ, हम इसको फारग कर नहीं सकते, और कॉस्ट कम करने की कोई क्लॉज यहां पे जिक्र नहीं है। तो जब क्लॉज का जिक्र नहीं है, सालाना कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट लेबर है, परमानेंट लेबर को काम करवाओ ना करवाओ तनख्वाह देनी है, अनलेस हमें को बताया जाए। जैसे हमने एक सवाल लिखा था, आइडल टाइम में परमानेंट लेबर को 60% पे करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे तो ऐसा कोई बात नहीं लिखी कि जी टाइम इसका आइडल हो जाएगा, 5 घंटे हर हफ्ते इसके आइडल हो जाएंगे तो तनख्वाह काट लेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं लिखी। तो खुद से कुछ नहीं बनाना बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, इसी में से निकालना है जो कुछ। तो सैलरी में हमें कोई बचत नहीं होने वाली, ये खर्चा काम करवाओ ना करवाओ बंदा हमारे पास ही रहेगा, ये तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो काम बंद करने से प्रेस कटिंग का कोई बचत नहीं इस खर्चे में। आगे आ जाइए, आगे खर्चा ये आया जी, प्रेस कटिंग जब हमने नहीं करनी तो क्या हमें अखबारों के सालाना पैसे भरने की जरूरत है? नो, अब हमने प्रेस कटिंग करनी ही नहीं, हमने ये काम आउटसोर्स कर दिया। हमने किसी एजेंसी को कह दिया भाई हमारे रिलेटेड खबरों की कटिंग करो, सेव करो, हमें दे दो। हमें ये 25,000 सालाना पे करने की जरूरत अब नहीं है। सेविंग में सबसे पहली हमारी अमाउंट आएगी एनुअल सब्सक्रिप्शन 25,000 सालाना, ये बचत होगी। आगे आ जाएं, जब हम प्रेस कटिंग नहीं कर रहे तो क्या हमें माइक्रोचिप पे उसको राइट करवाने के लिए किसी सर्विस की जरूरत पड़ेगी? जब हम प्रेस कटिंग ही नहीं करते, वो तो हमने आउटसोर्स कर दिया। तो जो राइटिंग है ऑन द माइक्रोचिप, हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, और हम सालाना खर्चा ले रहे हैं। इसका सालाना खर्चा 3500 × 12 42,000। अच्छा जी, हमने ना कटिंग की है ना राइटिंग करवाई है, क्या हमें रीडर की जरूरत पड़ेगी? क्यों भाई, रीडर की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? हमने प्रेस कटिंग वर्क आउटसोर्स किया ना, अब पढ़ने का काम भी आउटसोर्स कर दिया भाई। पढ़ना तो हमें पड़ेगा ना भाई,
हमें तो प्रेस कटिंग वर्क आउटसोर्स हुआ है, उसका मतलब प्रेस कटिंग उसको सेव करना आउटसोर्स हुआ है, उस डाटा को पढ़ना, सोचना, फैसले के लिए इस्तेमाल करना वो तो हमारा काम है, वो तो आउटसोर्स नहीं ना हो सकता भाई। एक तो ये एस्पेक्ट है इसमें कि भाई रीडर तो हमें चाहिए, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि लीज हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एक अनदर रीजन व्हाई दिस विल नॉट बी सेव्ड, लीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 27 महीने इसके रहते हैं। तो अगर मैं काम बंद भी कर दूं, मुझे लीजिंग मेरी एजेंसी कहे जी रीड भी हम कर दिया करेंगे, फिर भी ये किराया मुझे पे करना ही पड़ेगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से, मेरा काम खत्म होने से ये पेमेंट मेरी सेव नहीं होती, ये मुझे 27 महीने अगले फिर भी पे करनी है। तो दो रीजन है जिसकी वजह से हम इसको सेविंग नहीं ले सकते। रीजन नंबर 1, मेरा ख्याल है मुझे रीडर की जरूरत है। रीजन नंबर 2, अगर रीडर की जरूरत नहीं भी है, 27 महीने किराया तो देना है, आई कैन नॉट सेव दिस रेंट 27 महीने तक, तो ये मेरी सेविंग नहीं है। लीजिए जी, कहानी यहीं पे खत्म होती है। टोटल सेविंग है 67,000, टोटल कॉस्ट है 55,000, नेट में आपको सेविंग है 12,000। तो हमारा डिसीजन क्या है? आउटसोर्सिंग कर दो। प्योर ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, सिर्फ पैसों का हिसाब किताब लगा के बताओ क्या आपको आउटसोर्सिंग करनी चाहिए? तो हमने कहा जी यस, हमें आउटसोर्सिंग कर देनी चाहिए अगर हम फाइनेंशियल ग्राउंड्स की बात करें। जी एनी क्वेश्चन? फाइनेंशियल ग्राउंड, सिर्फ पैसों का हिसाब किताब देखें तो हमें आउटसोर्सिंग करने में फायदा है। 67,000 की सेविंग और 55,000 का खर्चा, नेट 12,000 की बचत। सालाना 12,000 से प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा अगर हम आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हैं। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसका पार्ट भी ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का पार्ट है और एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे बात हो रही है। डिस्कस अदर फैक्टर्स, ऊपर उसने फाइनेंशियल ग्राउंड की बात कर ली, ये अदर फैक्टर्स की बात हो रही है। अदर फैक्टर्स में प्राइमरली नॉन फाइनेंशियल आते हैं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। डिस्कस अदर फैक्टर्स विच सगीर लिमिटेड शुड कंसिडर बिफोर फाइनलाइजिंग द डिसीजन। फाइनेंशियली तो आपको लग रहा है कि भाई बस आउटसोर्स करना बेहतर है, लेकिन आउटसोर्सिंग के फैसले में फाइनेंशियल के अलावा और क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए? अच्छा, ये मैं जो है ना, ये फैक्टर, अदर फैक्टर्स, मैं इस, वैसे तो उसने हमें इस क्वेश्चन के रेफरेंस से पूछा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में डिस्कस कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन के रेफरेंस, इसका जवाब आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसको ब्रॉडर सेंस में डिस्कस करता हूँ। आउटसोर्सिंग डिसीजन से पहले कौन से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कंसिडर करने चाहिए, या अदर देन फाइनेंस कौन से मजीद फैक्टर कंसिडर करने चाहिए? आउटसोर्सिंग, उसमें प्रोडक्ट भी आ जाएगी, मैंने प्रोडक्ट बाहर से बनवानी है या नहीं बनवानी, इसका फैसला करते हुए मुझे कौन से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कंसिडर करने चाहिए? जी, क्वालिटी। अच्छा, पहली बात क्वालिटी मेरे मेयार के मुताबिक है तो ही मैं एवैल्यूएशन की तरफ गया हूं, ये सबसे पहले बात है। क्वालिटी मेरे मेयार के मुताबिक है तो मैं इसकी तरफ गया हूं, तो सिर्फ क्वालिटी लिख देना काफी नहीं है। कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ द क्वालिटी, क्या ये क्वालिटी फ्यूचर में भी हमें दे पाएंगे कंसिस्टेंटली? दैट इज द पॉइंट दैट टू बी कंसिडर्ड। अभी तो क्वालिटी मेयार के मुताबिक है तो मैंने ये एवैल्यूएशन किया भाई, क्वालिटी मेयार के मुताबिक ना होती तो मैं एवैल्यूएशन ही नहीं करता। बट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड है, क्या कंपनी जो सप्लायर है फ्यूचर में ये क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा? क्या उसके पास ऐसी टीम, ऐसा स्टाफ है कि वो फ्यूचर में यही क्वालिटी हमें कंसिस्टेंटली दे पाए? ये तो नहीं सैंपल बड़ा अच्छा बना के दे दिया है और जब हम ऑर्डर दें अपना डिपार्टमेंट बंद करके उसे कहें अच्छा देना शुरू करो, तो क्वालिटी हमारे मेयार से खराब आ जाए, नीचे आ जाए, उससे तो हमारा कारोबार इफेक्ट हो जाएगा ना भाई। तो क्वालिटी, कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ द क्वालिटी, ये एक अहम फैक्टर जो हमें कंसिडर करना चाहिए। दूसरी चीज, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी, कि अगर हम सप्लायर के पास जाते हैं क्या वो डिलीवरी हमें टाइम पे दे पाएगा? जैसे मैंने अगर ये कैप्स का ऑर्डर दे दिया उसको, अब मुझे कैप्स अगर टाइम पे डिलीवर नहीं होंगी तो मेरा मार्केट तैयार नहीं होगा, और मेरा मार्केट तैयार नहीं होगा और मेरे कस्टमर को डिलीवरी टाइम पे नहीं जा पाएगी। सो क्या मेरा सप्लायर जो कंपोनेंट में उसको आउटसोर्स कर रहा है वो टाइमली डिलीवर कर पाएगा? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी हमें देखने की जरूरत है। तीसरी बात, आज तो मुझे, मेरी डिमांड है 5,000 मार्कर महाना, मैं 5,000 मार्कर महाना बेच रहा हूं, उस हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा हूं,
लेकिन मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं इसको अफगानिस्तान और से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट भी शुरू करूं। उससे मुझे लगता है कि 2-3 साल में मेरी डिमांड 15,000 पे चली जाएगी। अब अगर तो मैं मार्कर खुद बना रहा हूं ना, तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा मार्कर की, तो साथ इस कैब की कैपेसिटी भी बढ़ाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करके मशीनरी बढ़ा लूंगा। अब मुझे देखने की ज़रूरत है कि अगर मैं आउटसोर्स कर देता हूं तो कल को मेरी जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या सप्लायर भी अपनी सप्लाई बढ़ा सकेगा, अपनी वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की पोजीशन में है। पता लगे सप्लायर से बात करूँ कि मैं तो गरीब बंदा भाई, मैं तो बस 5,000 ही दे सकना, बाकी से अपनी फैक्ट्री आप ला लो। तो मेरी तो सारी मेहनत में पानी फिर गया ना कि मैं अच्छी भली पहले प्रोडक्शन करता था, बंद की थी मैंने, वो अपने किसी सप्लायर को दी। अब सप्लायर कहता जी मैं आपके साथ नहीं चल सकता, खुद ही कर लें काम, या कोई और ढूंढ ले जाके, तो मैं फंस जाऊंगा। तो मुझे देखना है क्या सप्लायर भी मेरे साथ ग्रो करने की पोजीशन में है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी है। क्योंकि एट टाइम आपको शॉर्ट टर्म में लगता है वाह 12,000 बच गया, फैसला करो, तो भाई क्विक नहीं करना। हमें जब भी कारोबारी फैसला करना है सिर्फ फाइनेंशियल चीजें नहीं देखनी, नॉन फाइनेंशियल को भी देखना होता है, ऑपरेशनल चीजें भी देखनी है कि भाई हमने कारोबार को स्मूथ भी रखना है, कारोबार को आगे भी लेके चलना है, और सिर्फ आज नहीं करना कारोबार, अगले कई साल कारोबार करना है। उस लिहाज से हमें असेसमेंट करनी है। तो हमने कहा जी कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ द क्वालिटी, टाइमलीनेस ऑफ द सप्लाई एंड ग्रोथ की पोटेंशियल क्या सप्लायर के पास है, और एक और अहम पॉइंट प्राइस का लॉक होना। अभी तो मुझे सप्लायर ने बड़ी अच्छी प्राइस दी जी, 55,000 में आपको मैं कर दूंगा सालाना। अब मैंने 55,000 की बात सुन के अपना बंदा भी उसको रिलीज कर दिया, ठीक है ये काम ना करो, मशीन भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट जो सब था राइटर से वो भी खत्म कर दिया, वेले होके बैठ गए। साल बाद कहेगा जी अब मेरी फीस होगी 70,000। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उससे लॉन्ग टर्म प्राइस का, उसने मुझे पहले लो प्राइस देकर फंसा लिया, और जब मैंने अपना डिपार्टमेंट बंद करके काम उससे शुरू किया, उसने प्राइस में इससे जंप लगाई, क्योंकि मुझे नुकसान नजर आना शुरू हो गया, लेकिन आप फंस चुके होते हैं तब। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। आउटसोर्सिंग डिसीजन करने जा रहे हो तो आपको देखना है क्या मुझे लॉन्ग टर्म में प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं हो रहा, सिर्फ 6 महीने या 1 साल का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहा है, तो फिर आपके लिए शायद फैसला करना इतना आसान नहीं है। फाइनेंशियल ग्राउंड देख के जी आज मुझे 2 रुपये बच रहे हैं तो फैसला कर लो, ऐसा नहीं है। आज 2 रुपये बच रहे हैं, साल बाद ये 2 रुपये आपके पल्ले से वापस जाने शुरू हो जाएंगे, 2 की जगह 4 जाने शुरू हो सकते हैं। तो फैसला सोच समझ के करना है। तो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो हमें आउटसोर्सिंग डिसीजन में कंसिडर करने चाहिए। जी एनी क्वेश्चन? नहीं बेटा, ये तो देखें ये तो क्वालिटी पे कमेंट है ना, ये हमें उसने क्वालिटी पे कमेंट दिया है कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो, जो भी चीज़ है, कि जो क्वालिटी है वो हमारे मेयार के मुताबिक है, लोग जो इस क्वालिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे मुतमईन है। ये तो क्वालिटी पे उसने कमेंट दिया कि भाई क्योंकि क्वालिटी आज मेयार के मुताबिक है तो ही हमने एवेल्यूएशन करनी है। अगर क्वालिटी हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है फिर तो मैंने वो एनालिसिस ही नहीं करना। हम तो बात कर रहे हैं ये एनालिसिस कर लिया, अब मजीद क्या कंसिडर करना चाहिए। मैं फिर बोल लूं, ये एनालिसिस हम तब करते हैं जब क्वालिटी मेरे मेयार के मुताबिक है। फिर ये एनालिसिस किया, ये एनालिसिस में बेनिफिट नजर आया, फिर बाकी फैक्टर भी कंसिडर करो फाइनल डिसीजन करने से पहले। सिर्फ इसको देख के फाइनल डिसीजन नहीं कर लेना, मजीद फैक्टर्स भी कंसिडर करो, फिर फाइनल फैसला करना है कारोबार में। जी कोई और सवाल बेटा? अच्छा जी, एक अब हम थर्ड सिनेरियो पे चलते हैं। 2 सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए, अब थर्ड सिनेरियो जो है इन दोनों सिनेरियोज का कॉम्बिनेशन है, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय। हमने पहले मेक और बाय पढ़ा, फिर पहले हमने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा, फिर मेक और बाय पढ़ा। अब ये दोनों कंबाइन होने जा रहे हैं। मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूं बेटा, ये डिफरेंशिएशन बड़ी जरूरी है। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि पहले आपको प्रॉब्लम समझना है, प्रॉब्लम है क्या। आर यू फेसिंग लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम, आर यू फेसिंग मेक और बाय प्रॉब्लम, आर यू फेसिंग लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय प्रॉब्लम। पहले सिनेरियो आइडेंटिफाई करोगे, उसके मुताबिक आपके ज़हन में असूल और स्टेप्स होने चाहिए। भाई इस प्रॉब्लम का हल इस तरीके से निकलता है। प्रॉब्लम नंबर 1 हल नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 हल नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 हल नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ गए हम। पहले हम प्रॉब्लम नंबर 3 को आइडेंटिफाई करें, इसको डिफरेंशिएट करें, ये प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 से कैसे फर्क है। प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या था, लिमिटिंग फैक्टर, कि हमारे पास एक रिसोर्स लिमिटेड है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उस एक रिसोर्स की कमी की वजह से हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा था रैंकिंग कर लो, जैसे भी स्टेप पढ़े थे हमने, रैंकिंग करो, उस रैंकिंग के मुताबिक जो बना सकते बनाओ, बाकियों को सलाम कर दो।
यही था ना बात कि भाई ये बनाओ, बाकियों को सलाम। तो ये थी लिमिटिंग फैक्टर की कहानी। मेक और बाय की कहानी क्या थी कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो बाहर सप्लायर से खरीदने की भी ऑप्शन है। सेकंड सिनेरियो, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमें सप्लायर से खरीदने की भी ऑप्शन है, और पूछा जा रहा है भाई कोई प्रोडक्ट हमें खरीदनी है या सारी बनाते रहें। सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो, लिमिटिंग फैक्टर की कहानी। पहले लिमिटिंग फैक्टर है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। लिमिटिंग फैक्टर, एक रिसोर्स की कमी की वजह से डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। यह कहानी तो वही पहले वाला हिस्सा ही है, लेकिन इसमें एक दूसरा हिस्सा भी है, दूसरा ट्विस्ट भी है कि भाई जो डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे वो सप्लायर से खरीद लेना। पहले पार्ट में क्या था, जो डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे सलाम बाकियों को। इधर सलाम नहीं है भाई, जो डिमांड बना ली अपने खुद बना सकते बनाओ, जो नहीं बना सकते आउटसोर्स कर सकते हो, वो बाहर से भी खरीद सकते हो। इसका मतलब डिमांड पूरी हो जाएगी, डिमांड पूरी हो जाएगी। बस हमें फैसला यह करना है कि इसमें से कौन सी प्रोडक्ट इन हाउस बनाए, कौन सी बाहर से खरीदे, कितनी यूनिट्स इन हाउस बनाए, कितने यूनिट्स बाहर से खरीदे, हमें यह फैसला करना है। वहां पे था सिर्फ प्रोडक्शन प्लान, यहां पे है प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान। वहां पे था सिर्फ इन हाउस की मदद से, इन हाउस रिसोर्सेज की मदद से जितने यूनिट्स बनते हैं बता दो, बाकियों को सलाम। लेकिन यहां पे इन हाउस की वजह से जितने बनते हैं बता दो, बाकियों को खरीद लेंगे बाहर से, डिमांड पूरी हम कर देंगे इस केस में। ठीक है जी, तो ये कहानी होगी। अच्छा, अब ये कहानी, अब इसमें फर्क क्या आएगा लिमिटिंग फैक्टर सवाल से? ये फर्क कैसे रहता है कि इसमें सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर का जिक्र नहीं होगा, लिमिटिंग फैक्टर के साथ साथ आउटसोर्सिंग का जिक्र भी होगा कि भाई हम ये प्रोडक्ट सप्लायर से भी खरीद सकते हैं। सारा डाटा क्वेश्चन नंबर केस 1 वाला कि जी हमारे पास लेबर लिमिटिंग फैक्टर है, 4 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, क्या बनाएं? पार्ट 1 यहां पे, सिनेरियो 1 यहां खत्म हो जाता था, किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाएं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बताओ। सिनेरियो 1 यहां खत्म होता था। इधर क्या है, लेबर लिमिटेड फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर है, 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, जो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे एबीसी बाहर से खरीद भी सकते हैं, ये प्राइसेस ऑफर हो रही, एडिशनल डाटा आ जाता है। तो सवाल से मैं पता लग गया कि भाई लिमिटिंग फैक्टर भी है और आउटसोर्सिंग की ऑप्शन भी है। सवाल आइडेंटिफाई करोगे तो ही आप सही तरीके से, सही मेथड से सॉल्यूशन निकाल पाते हो। क्योंकि अगर आपने इस सवाल को लिमिटिंग फैक्टर के तरीकों से, स्टेप से, 6 स्टेप पे फॉलो कर लिया, 0 नंबर मिल जाएंगे आपको। इतना प्रॉब्लम है इस डिसीजन मेकिंग में। अगर आपने सिनेरियो को सही पिक ना किया और उस पर सही स्टेप ना लगाए, यू मे एंड अप 0। वैसे तो हम कहते हैं ना भी सवाल जितना आता कर लो, नहीं आता छोड़ दो, assumption ले लो, चलो 10 में से 10 नहीं आएंगे, 8 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम थोड़ी खतरनाक है। सही तरफ सफर करोगे तो नंबर मिलेंगे भाई, गलत तरफ सफर शुरू कर दिया तो 0 हो जाओगे। जैसे आपने लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय का सवाल, उस पर लिमिटिंग फैक्टर वाले 6 स्टेप लगा दिए, आपके नंबर आएंगे 0। आपको ध्यान से सवाल को आइडेंटिफाई करना है कि भाई लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय है। अगर लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय है तो स्टेप्स कुछ और हैं भाई, फिर स्टेप्स ये परफॉर्म होते हैं। हम सवाल पढ़ते हैं, फिर इन स्टेप्स को मैं एलैबोरेट करता जाऊंगा। ऐसे स्टेप पढ़ने की कहानी का फायदा कोई नहीं। हम एक सवाल पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन, और फिर इन स्टेप्स को मैं एलैबोरेट करता हूं। इलस्ट्रेशन 10 पे आइए जरा। अच्छा जी, इसमें हमसे सवाल का 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, विच सर्विस और सर्विसेज शुड बी सब कॉन्ट्रैक्टेड, हमें कौन सी सर्विस या सर्विसेज को सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। एट व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग बजटेड जॉब। अच्छा, यहां पे एक असूल याद रखिए। इस सवाल पढ़ के मुझे अंदाजा नहीं हो रहा इसमें लिमिटिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व है। इसमें तो सिर्फ सवाल पूछा गया आउटसोर्स क्या कर रहा है, इसको पढ़ के तो लग रहा है शायद ये मेक और बाय का सवाल है, रिक्वायरमेंट से ये मेक और बाय का सवाल लग रहा है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा सवाल को पढ़ता हूं तो यहां पे कहीं पे हाउएवर इट हैज इनसफिशिएंट रिसोर्सेज टू डू द ऑल द वर्क, और ये लिखा हुआ है लेबर आवर्स अवेलेबल आर 32,000, ये लिमिटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, यहां पे वो कह रहा है आउटसोर्स किसको करना है, और यहां पे वो कह रहा है लेबर लिमिटिंग फैक्टर है। तो लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग, दोनों प्रॉब्लम इकट्ठे हो गए। मैं सवाल को पढ़ता हूं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा असूल पहले मजीद बता दूं। एक कॉमन बिजनेस प्रिंसिपल, नॉर्मली इन हाउस प्रोडक्शन इज बेनिफिशियल। नॉर्मली इन हाउस काम करने में फायदा होता है। बड़ा रेयर होता है कि आपको खुद काम करना महंगा पड़े,
बाहर से काम कराना सस्ता पड़े, कम होता है, ये होता है, कम होता है। वजह क्या है? जब आप बाहर से काम करवाते हो तो जो आपका सप्लायर है, खर्चे तो उसके भी आते हैं ना भाई। एक आपने ये मार्कर बनाना है भाई, मार्कर खुद बनाओगे तो मार्कर बाहर से बनवाओगे, आपका भी खर्चा लगना है, उसका भी खर्चा लगना है, खर्चा तो दोनों का लगना है, लेकिन उसने प्रॉफिट भी लेना है, फिर आपको बेचना है। तो चांसेस यही हैं कि खुद काम करना सस्ता पड़ता है, बाहर से काम करवाना महंगा पड़ता है। बहुत कम हालात होते हैं जहां पे आउटसोर्सिंग फायदेमंद हो जाती है, इसीलिए हम मेक और बाय भी डिसीजन पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग में फायदा भी होता है, बट नॉर्मली बेसिक असूल है इन हाउस सस्ता, आउटसोर्सिंग महंगी, ये बेसिक असूल है। अच्छा, जब हम इस तरह के सिनेरियो में आते हैं जहां पे हमारे पास इन हाउस काम करने की ऑप्शन भी है, आउटसोर्सिंग काम करने की ऑप्शन भी है, तो पहला असूल रहता है कि भाई हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पहले इनसे इन हाउस काम करेंगे। इन हाउस काम करने के बाद जब ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, जो बचेंगे वो आउटसोर्स करेंगे। ठीक है, ये बेसिक असूल है कि आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि मेरे पास जब रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं खुद काम कर सकता हूं, तो पहले मैं खुद काम करूं, जो खुद काम करने के बाद बचेगा वो आउटसोर्स करूंगा। अब यहां पे देखिए उसने मांगा क्या है, आउटसोर्स क्या करना है। आउटसोर्स करने का फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं इन हाउस काम करने का फैसला ना कर लूं। तो बेसिकली सवाल में मुझे इन हाउस जॉब्स एंड आउटसोर्सिंग दोनों का फैसला करना है, तभी मेरा पार्ट एड्रेस होगा। क्योंकि पहले मैं इन हाउस का फैसला करूंगा, मुझे खुद क्या काम करना है, मैं खुद क्या क्या काम कर सकता हूं इस टाइम में, वो कर लूं, जो बचेगा वो आउटसोर्स करेंगे। ठीक है जी, आउटसोर्सिंग हमेशा बचा हुआ काम, रेजिडुअल वर्क होता है, जो बच गया वो आउटसोर्स होगा, ये असूल याद रखिएगा। अब मैंने काम क्या करना है, उसके लिए पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, फिर स्टेप्स के साथ इसको परफॉर्म करते हैं। हफीज लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन क्लीनिंग बिजनेस। It provides 3 services: daily home cleaning, cleaning of furniture and carpets, and minor repair. However, it has insufficient resources to all the work. It has insufficient resources to do all the work available and wishes to use a subcontractor to take on some of the work. 3 सर्विसेज: डेली होम क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कार्पेट्स, माइनर रिपेयर्स। इनमें एवरेज लेबर आवर्स पर जॉब कितने लगते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर जॉब कितनी लगती है, बजटेड नंबर ऑफ जॉब्स, सालाना आपको कितनी जॉब्स करनी पड़ेंगी, कितनी डिमांड है आपके पास इन जॉब्स की, एंड सब कॉन्ट्रैक्टर कोट पर जॉब, सब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या आपको ऑफर दी है इन जॉब्स के अगेंस्ट। देयर आर 32,000 लेबर आवर्स अवेलेबल। सो लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग ऑप्शन, और पूछा जा रहा है आउटसोर्स क्या करना है, और हमने कहा जी हम आउटसोर्स करेंगे वो जो इन हाउस करने के बाद बचेगा। 32,000 घंटे में हम इन तीनों में से जितनी जॉब्स खुद कर सकते हैं वो कर लेंगे। 32,000 घंटे अवेलेबल हैं, ये 3 जॉब्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, एक ही बात है, ये 3 जॉब्स हैं, ये इनकी डिमांड है। 32,000 घंटे में इनमें से जो काम हम खुद कर सकते हैं करेंगे, जो बचेगा वो आउटसोर्स होगा। अच्छा जी, अब इसमें हम स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं। स्टेप्स अपनी किताब में सामने खोलिए जी जरा। कितनी प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स हैं जी, तो 1 2 3। डेली होम क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कार्पेट, माइनर रिपेयर। स्टेप नंबर 1 पढ़िए जरा, क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इन आउटसोर्सिंग क्या पड़ती है। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका है, कॉस्ट पर यूनिट लीजिए आउटसोर्सिंग में और इसमें से लेस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इन हाउस का। कॉस्ट पर यूनिट लेनी है आउटसोर्सिंग में और इसमें से लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट इन हाउस की। इससे हमें मिलेगी एक्स्ट्रा कॉस्ट इन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या करनी पड़ी है, पे करनी पड़ी है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। तो आउटसोर्सिंग में कॉस्ट में पड़ी है डेली होम क्लीनिंग 320, 600, 400, 400, ठीक होगा जी 400। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन हाउस 240, 432, 224। लीजिए जी, यहां से देखिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इधर है 80, इधर है 168, इधर है 176। स्टेप नंबर 1, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट निकालो आउटसोर्सिंग में क्या है।
एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट आउटसोर्सिंग जो हमें पड़ी है वो हम निकालते हैं आउटसोर्सिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नहीं है, जैसे मेक और बाय में था ना। मेक और बाय में कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग को हम कंपेयर कर रहे थे वेरिएबल कॉस्ट प्लस एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। यहां पे एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नहीं है, यहां पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असूलों को क्लियरली याद करने हैं और हर सवाल जब आए आपके सामने सिनेरियो पिक करो, उस सवाल के स्टेप सामने रख लो, स्टेप्स को पढ़ पढ़ के अप्लाई करो। जब तक स्टेप्स का एक एक वर्ड आपको याद नहीं हो जाता, ये प्रॉब्लम, ये गलतियां आपकी खत्म नहीं हो जाती। जिससे मैंने कहा अक्सर बच्चे यहां पे भी एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट ले आते हैं। यहां पे एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नहीं आनी, वो सिर्फ मेक और बाय में आती है। ये मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर है, यहां पे एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नहीं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। सो स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया जनाब, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट लगा लो आउटसोर्सिंग में। ये स्टेप नंबर 1 यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट लेके आओ। हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आवर। तो लेबर आवर पर यूनिट लेके आओ, ये स्टेप नंबर 2 है, क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है। 8, 12, 6, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट क्या है वो लेके आओ। स्टेप नंबर 3 है कि आप स्टेप नंबर 1 की वैल्यू को स्टेप नंबर 2 की वैल्यू से डिवाइड कर दो। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आवर। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आवर, क्योंकि यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट है, एक्स्ट्रा लेबर आवर पर यूनिट है, यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आवर आ जाएगा। तो बताइए जनाब कितनी आ रही है एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आवर? 10, 14, 29। अब इसकी बेसिस पे स्टेप नंबर 4 रैंकिंग इन हाउस प्रोडक्शन प्रेफरेंस बनाई जाती है। इसकी बेसिस पे इन हाउस प्रोडक्शन प्रेफरेंस बनाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी प्रेफरेंस हमेशा यही रहेगी, पहले इन हाउस बना लो, जो बचे वो बाहर आउटसोर्स करेंगे। तो इन हाउस प्रोडक्शन प्रेफरेंस का यहां पे असूल भी वही है, हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट। पहले भी हमने जो पढ़ा था ना सिनेरियो 1 लिमिटिंग फैक्टर, वहां पे हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बनाया था, हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट था। यहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर बनाया है, हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट, प्रोडक्शन प्रेफरेंस 1, प्रोडक्शन प्रेफरेंस 2, प्रोडक्शन प्रेफरेंस 3। यहां पे भी इन हाउस प्रोडक्शन प्रेफरेंस बनाई है, उधर भी हमने प्रोडक्शन प्रेफरेंस बनाई थी। लिमिटिंग फैक्टर में असूल था कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पे रैंकिंग, और यहां पे असूल है एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पे रैंकिंग। असूल याद रखिएगा, सिनेरियो बदला, असूल बदला। हाँ जी जनाब। अच्छा जी, अब इसके बाद प्रोडक्शन प्लान बनाना वैसे ही है। हम इसके बाद सबसे पहले इन हाउस प्लान बनाएंगे। इन हाउस प्लान बनाने का तरीका वही अवेलेबल, जैसे हमने लिमिटिंग फैक्टर में बनाया था, अवेलेबल लेबर आवर से कहानी शुरू होगी 32,000 से। सबसे पहले माइनर रिपेयर की डिमांड पूरी करेंगे। माइनर रिपेयर की डिमांड है कितनी भाई? 1280 यूनिट्स। सबसे पहले हम माइनर रिपेयर की डिमांड पूरी करेंगे। 1280 यूनिट्स की डिमांड है, इसमें लेबर आवर लग जाएंगे 6 के हिसाब से। कितने जनाब? 1280 इंटू 6 7680। बाकी कितने बचे? 24320। इसके बाद बारी है क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कारपेट। क्लीनिंग फर्नीचर एंड कारपेट, इसकी डिमांड कितनी है जी? 800। और इसमें टाइम कितना लगता है? 12 आवर्स। ये भी हम कर सकते हैं जनाब। इसमें लगेगा टाइम 9600 लगा दीजिए। बाकी क्या बचा? 1720।
अब हम आ जाइए आखिरी प्रोडक्ट पे, दैट इज डेली होम क्लीनिंग। डेली होम क्लीनिंग की डिमांड है 3000 और 8 पर आवर के हिसाब से यहाँ 24,000 टाइम चाहिए, तो हमारे पास तो 24,000 नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अवेलेबल आवर्स 14720 डिवाइडेड विद 8, कितने यूनिट्स, 1840। लीजिए जी, इतने यूनिट्स हम डेली होम क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा 14,720 आवर्स कंज्यूम हो गए। लीजिए जी, इन हाउस प्रोडक्शन का प्लान रेडी हो गया। इन हाउस प्रोडक्शन प्लान क्या है, माइनर रिपेयर के 1280, क्लीनिंग फर्नीचर एंड कारपेट के 800, डेली होम क्लीनिंग के 1840। बट हमारा सवाल ये तो नहीं है इन हाउस प्लानिंग, हमारा सवाल क्या है, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग क्या करनी है, जो बच गया, क्या बचा है, डेली होम क्लीनिंग सिर्फ बची है। तो हमारा आउटसोर्सिंग का प्लान यहां पे आएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारा आउटसोर्सिंग प्लान है डेली होम क्लीनिंग। टोटल डिमांड 3000 की थी, जिसमें से इन हाउस हमने 1840 कर लिए, आउटसोर्सिंग 1160। लीजिए जी, ये हमारा प्लान आ गया आउटसोर्सिंग का। पार्ट ए, विच सर्विस और सर्विसेज शुड बी सब कॉन्ट्रैक्टेड। सिंपली हमने स्टेप्स को पढ़ा, उनको अप्लाई करते गए। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, स्टेप्स आपको अभी याद नहीं है, याद होने में 2-3-4 दफा आप सवाल करोगे फिर याद होंगे। सिनेरियो आइडेंटिफाई करना सीखो, स्टेप्स को किताब से पढ़ के अप्लाई करना सीखते जाओ। प्रैक्टिस 2-3 सवालों पे करोगे, 4 सवालों पे करोगे, स्टेप्स याद हो जाएंगे, देन आपको आसानी रहेगी। हमारे बच्चे करते क्या हैं, स्टेप्स याद हुए नहीं है, इम्तिहान अपना पहले लेना शुरू कर देते हैं, स्टेप्स को देखे बगैर सवाल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। जब याद ही नहीं है स्टेप्स, तो क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यों जुल्म कर रहे हो अपने ऊपर। स्कूल से स्टेप्स को देखो, उसको अप्लाई करते जाओ। स्टेप्स को देख देख के अप्लाई करने से स्टेप्स आपको मेमोराइज होने शुरू हो जाते हैं, और 2-3 सवालों के बाद फिर आपको किताब को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। हाँ जी जनाब, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय। अच्छा, इसका एक आखिरी पार्ट, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग बजट जॉब्स। आपने ये जो जॉब्स का प्लान बनाया है, इन हाउस और आउटसोर्सिंग, इन जॉब्स का टोटल कॉस्ट क्या बनेगी। तो टोटल कॉस्ट भाई, जो इन हाउस जॉब्स हैं उन पे इन हाउस की कॉस्ट लगा दो, जो आउटसोर्सिंग की जॉब्स हैं उन पे आउटसोर्सिंग कॉस्ट लगा दो, तो ये टोटल कॉस्ट निकल आएगी। जैसे मैंने डेली होम क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कारपेट एंड माइनर रिपेयर, माइनर रिपेयर मैंने सारी की सारी इन हाउस करनी है, 1280, जरा वेरिएबल कॉस्ट इन हाउस 224। क्लीनिंग फर्नीचर एंड कारपेट मैंने सारी की सारी इन हाउस करनी है, 800 मल्टीप्लाइड विद 432। लेकिन जो डेली होम क्लीनिंग है, इसमें से 1840 मैंने इन हाउस करनी है, तो 1840 पे इन हाउस की कॉस्ट 240, और 1160 मैंने आउटसोर्स करना है, इस पे आउटसोर्स की कॉस्ट 320। लीजिए जी, 1 2 3 टोटल कॉस्ट। जो हमने प्लान बनाया है, हमने प्लान जो बनाया है उसके मुताबिक हमने कॉस्ट मेजर कर ली। माइनर रिपेयर और क्लीनिंग फर्नीचर एंड कारपेट सारी की सारी डिमांड इन हाउस पूरी होनी है, तो इन हाउस की कॉस्ट लगा दी उस पर। डेली होम क्लीनिंग में 1840 पे इन हाउस की कॉस्ट और 1160 पे आउटसोर्सिंग की कॉस्ट। जी बेटा, ये हमने कॉस्ट सेव की है। हाँ, अगर हम इन हाउस काम करेंगे तो दिस विल बी द कॉस्ट सेविंग। इसको जरा सुन लो, ये हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट पर आवर ये निकल क्या रही है, ये वैल्यू देखो, सिर्फ इस वैल्यू को देखो, समझो जरा क्या है। मैं डेली होम क्लीनिंग बाहर से क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास लेबर खत्म होगी, तभी मैं बाहर जाऊंगा जब मेरे पास लेबर खत्म हो जाएगी। बेसिकली डेली होम क्लीनिंग बाहर से करवाने का मतलब मैंने बाहर से 8 घंटे एक्स्ट्रा लेबर हायर की, ऐसा ही है, यही बात है ना। मेरे पास 8 घंटे नहीं थे तो मैंने बाहर किसी से कहा भाई ये काम मेरे लिए कर दो, तो मैंने एक तरह की 8 घंटे की एक्स्ट्रा लेबर ही हायर की ना। लेकिन 8 घंटे एक्स्ट्रा लेबर हायर करने के लिए मेरी जेब से कितने पैसे चले गए एक्स्ट्रा,
इसका मतलब मुझे हायरिंग पड़ गई 10 रुपये पर आवर, और यहां पे मुझे बाहर से काम करवाना पड़ गया 29 रुपये पर आवर। तो भाई जहां से बाहर से काम कराना सस्ता, वो मेरी आउटसोर्सिंग की पहली प्रेफरेंस है, और जहां पे बाहर से काम कराना महंगा, इन हाउस की पहली प्रेफरेंस है मेरी। ठीक है, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट बाहर से बनवाऊंगा तो मुझे एक लेबर आवर के पीछे 29 रुपये देने पड़ेंगे। ये प्रोडक्ट बाहर से बनवाने में एक लेबर आवर के पीछे 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रोडक्ट बाहर से बनवाना सस्ता है ना, ये प्रोडक्ट बाहर से बनवाना महंगा है। जो बाहर से महंगा उसको इन हाउस बनाओ। दिस इज द लॉजिक। ठीक है जी, कोई और सवाल जी? जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 इसी कॉन्सेप्ट की रिवीजन है। रिक्वायरमेंट इसकी तकरीबन सेम है। विच आइटम शुड बी प्रोड्यूस इन हाउस एंड विच आइटम शुड बी आउटसोर्स। वहां पे सिर्फ आउटसोर्सिंग मांगी थी, लेकिन आउटसोर्सिंग के लिए इन हाउस भी बनानी पड़ती है ना, तो यहां पे इसने दोनों मांग रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द बजटरी रिक्वायरमेंट। सेम वही रिक्वायरमेंट जो पिछली इलस्ट्रेशन में थी। तो रिक्वायरमेंट के लिहाज से कोई फर्क इसमें नहीं है। जो पहले सवाल में स्टेप्स हमने किए वही स्टेप्स हमने इलस्ट्रेशन 11 में भी करने हैं। अच्छा, इस सवाल में एक, अच्छा चले पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम बात मजीद करते हैं। हमें रिक्वायरमेंट से पता लग गया प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान मांगा जा रहा है। प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय में मांगा जाता है। सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर है, प्रोडक्शन प्लान मांगा जाता है। सिर्फ मेक और बाय है, आउटसोर्सिंग प्लान मांगा जाता है। प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय के सिनेरियो में मांगा जाता है। सिनेरियो 3, वसीम लिमिटेड मेक्स 4 प्रोडक्ट्स A, B, C, D. All 4 products are made on the same machine and the machine's capacity for the year at Wasim's factory is 7,000 hours. However, it is able to obtain any of these products in unlimited quantities from an external supplier. Limiting factor है, लेकिन साथ उसने कहा जी आउटसोर्सिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। बजटेड डाटा, सेल्स डिमांड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये वो बात आ गई जो मैंने आपको समझाई थी कि हम सेल्स की प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं करते, हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं। तो मुझे पहले सेल्स से प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बनानी है। और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कैसे होती है जी? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बताइए जरा। ए की क्या है? 8,000, बी की 12,000, सी की 6,000 और डी की 10,000। अच्छा जी, ये हैं वो यूनिट्स जिनकी हमें प्लानिंग करनी है। ये जो हम प्लानिंग करते हैं ना, कितने यूनिट्स बनाएं कितने ना बनाएं, भाई ये प्रोडक्शन के यूनिट्स होते हैं, सेल्स के यूनिट्स नहीं होते। ठीक है, हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, हम सेल्स की प्लानिंग नहीं करते। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल ना हो तो सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन लेके चल रहे थे हम। तो ये हमारी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आ गई। इसकी हमें प्लानिंग करनी है कि इनमें से कितने यूनिट्स इन हाउस करने हैं, कितने आउटसोर्स करने हैं। डाटा क्या है? सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन हाउस, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज आउटसोर्सिंग, मशीन आवर्स पर यूनिट इन हाउस। लीजिए जी, 4 प्रोडक्ट्स का डाटा हमें गिवन है, हमें स्टेप्स याद रखने हैं। सवाल है लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इन आउटसोर्सिंग फॉर ईच प्रोडक्ट। और एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे ली जाती है? आउटसोर्सिंग कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। प्राइस यहां पे इररिलेवेंट है, प्राइस यहां पे इररिलेवेंट है। जो बच्चा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे चला गया वो मार खा गया। जिस बच्चे ने इसको लिमिटिंग फैक्टर समझा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने चला गया उसका सवाल 0 हो गया।
ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का सवाल नहीं है, ठीक है। ये लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय है। तो 4 प्रोडक्ट्स A, B, C एंड D, ये कॉस्ट पर यूनिट है जिसमें हम लेते हैं आउटसोर्सिंग और लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट इन हाउस की। डाटा रेडीली क्वेश्चन में मुझे दिया गया है। वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट एक्सटर्नल परचेज 16, 23.6, 21, 22। वेरिएबल कॉस्ट इन हाउस की A 10, 14, 12, 14। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट 6, 9.6, 9, 8। इसके बाद हमें चाहिए मशीन आवर पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर हमारा मशीन आवर है। मशीन आवर पर यूनिट रेडीली अवेलेबल 0.25, 0.5, 0.3, 0.40। अब हम A को B से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर मिलेगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर 24, 19.2, 30, 20। इसके बाद हम इन हाउस प्रोडक्शन प्रेफरेंस ले लेंगे। इन हाउस प्रोडक्शन प्रेफरेंस हमने पढ़ा है हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट। सो C, A, D एंड B। लीजिए जी, ये प्रोडक्शन प्रेफरेंस आ गया जी। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए। प्रोडक्शन प्रेफरेंस हमारे पास है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट हमारे पास है, सेल्स डिमांड नहीं, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। हमने प्रोडक्शन प्रेफरेंस के मुताबिक हम पहले इन हाउस प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे और जो बच जाएगा वो आउटसोर्सिंग में चला जाएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट है। इन हाउस प्रोडक्शन प्लान और आउटसोर्सिंग प्लान बताओ। तो इन हाउस प्रोडक्शन प्लान कैसे शुरू होते हैं जी? अवेलेबल मशीन आवर से। कितने हैं अवेलेबल मशीन आवर? 7000। यहां से कहानी शुरू होगी। सबसे पहले आप सी बनाइए। सी की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है? 6000 यूनिट्स और सी पर टाइम लगता है 0.3। 1800 घंटे गए, बाकी बचे 5200। सेकंड प्रेफरेंस ए की डिमांड 8000 और 0.25 के हिसाब से वी हैव सफिशिएंट टाइम। 8000 इंटू 0.25, 2000 घंटे लग गए, निकाल दो, बाकी बचे 3200। प्रेफरेंस नंबर 3 डी की डिमांड 10,000 और डी के लिए टाइम चाहिए 4000। पूरा टाइम नहीं है डी के लिए, पूरा टाइम नहीं है। तो डी के लिए हम क्या करते हैं? अवेलेबल आवर्स डिवाइड विथ 0.4। कितने जी? 8000 बने, 3200 लगे, खत्म होगी कहानी। इन हाउस प्रोडक्शन प्लान सी 6000, ए 8000, डी 8000। आउटसोर्सिंग प्लान जो बचा आउटसोर्स कर दो, जो बचा आउटसोर्स करो। तो आउटसोर्सिंग प्लान में हमारे पास क्या क्या बचा जी? आउटसोर्सिंग प्लान में हमारे पास डी बचा है जी। डिमांड थी डी की 10,000, 8,000 बना लिया इन हाउस, बाकी बचा 2,000 आउटसोर्स कर दो। और साथ बचा बी के सारे यूनिट बच गए, हमने कुछ नहीं बनाया, 12,000। लीजिए जी, ये आउटसोर्सिंग प्लान आ गया। सो हमारा पहला पार्ट था इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान। बताओ, इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान इज रेडी। इस बात प्रोडक्शन बनाना, कॉस्ट बनाना, वो सेम वैसे ही जैसे हमने कल अभी पिछले सवाल में किया था, वो आप आसानी से खुद बना सकते हैं। दैट इज योर होम असाइनमेंट। टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब्स जो आपने प्लान किया है, इसके मुताबिक टोटल कॉस्ट क्या बनती है, ये आप खुद आसानी से मैयर कर सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल?
कोई बात समझ नहीं आई इलस्ट्रेशन 11 में? जी बेटा, किसको, किस काम के लिए? पार्ट बी के लिए। तो बेटा उसने क्या मांगा है? कॉस्ट ऑफ द जॉब्स। प्राइस कहां से आई? प्राइस से तो रेवेन्यू आ जाता है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ द जॉब से आइए। तो जो इन हाउस बनाए हैं उनको इन हाउस की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आउटसोर्स किए हैं उनको आउटसोर्स की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। प्राइस की इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हमारे लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की तरफ कोई जाना चाहे तो निकल जाए, 0 नंबर लेना चाहे तो ले ले। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर में प्राइस यूज होती है ना, लिमिटिंग फैक्टर में सिनेरियो 1 में प्राइस से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं हम, यहां पे निकालना ही नहीं था हमें, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जी, ये रेलेवेंट थी। और ये क्यों कट रही है? मैं बार बार काटता हूं फिर गायब हो जाता है, मैं 2 दफा काटा फिर गायब हो जाता है। अच्छा जी, तो ये रेलेवेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 11 को कंप्लीट करना, दैट इज योर होम असाइनमेंट। इलस्ट्रेशन 12 जो है ना, ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग डिसीजन की रिवीजन है। प्राइसिंग डिसीजन हम रेलेवेंट कॉस्टिंग में पढ़ के आए हैं, तो उसकी रिवीजन आपकी एक और रेलेवेंट कॉस्टिंग की एक्टिविटी आपको यहाँ मिल गई, ये भी आपकी होम असाइनमेंट है। कल इंशाअल्लाह मिलेंगे, बाकी जो एरियाज रह गए हैं उन पे काम करेंगे। कल और परसों में इस चैप्टर की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो रही होगी, और हम फिर परसों ऑनवर्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पे मतलब इंशाअल्लाह जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।